अमरजीत जी, अभिषेक जैन जी, प्रिंसिपल महोदय जो हमारे साथ कॉलेज में ही पढ़ा करते थे, चंद्रभान मेहता जी, सम्मानित गोपाल शर्मा जी जो कि इसी कॉलेज से पढ़कर आईएएस रिटायर हुए हैं, सम्मानित यशवर्धन चौहान जी, सम्मानित अरुण शर्मा जी जो फॉर्मर एमएसए प्रेसिडेंट है, सम्मानित कमल ढोलटा जी जो मेरे बचपन के साथी इसी कॉलेज में पढ़े हुए हैं, सम्मानित विषम ठाकुर जी जो डीएसपी है, शशि शेखर चीनू जी, सम्मानित जगदीश जिंटा जी, हमारे हरप्रीत जी, सम्मानित मुकेश भाटिया, प्रमोद चौहान, नरेश शर्मा, राजेश शर्मा, ये हैंडबॉल के कैप्टन थे। उनके बाद मैं हैंडबॉल का कैप्टन बना। जो जो मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं उनका, यशपाल ढोलटा जी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इसी कॉलेज के, जनरल सेक्रेटरी थे इसी कॉलेज के, नरेंद्र डालडा जी बोलते थे इनको, इंद्रदत्त लखनपाल जी और बाकी सभी, कुछ तो अभी अध्यापक है, कुछ प्रोफेसर है, कुछ लेक्चरर है, सभी सम्मानित चंद्रप्रभा नेगी जी, हमारी जिला परिषद की चेयरमैन सम्मानित अनीता ठाकुर जी, राजकुमार सोनी जी, और सबसे अधिक सम्मानित इस कॉलेज के प्यारे छात्र एवं छात्राएं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास के पन्ने पलटकर जब मैं देख रहा था, पुरानी यादें मुझे याद कर रही थी। अतीत के पन्नों को हमेशा याद रखना चाहिए, भविष्य की चुनौतियों का सामना करना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। ये हमारी नीति होनी चाहिए। आज से ठीक 40 वर्ष पहले मैंने इस महाविद्यालय में प्रवेश किया था। 17 साल की मेरी उम्र थी। पीयूसी में, उस समय पीयूसी हुआ करती थी। मैं इस कॉलेज में आया, पुरानी बिल्डिंग, वही यादें, और जब मैं इस कॉलेज में आया, मैं जब मेरा व्यक्तित्व पढ़ा जा रहा था तो मैं उसमें कुछ करेक्शन करना चाहूंगा। मैं 17 साल में यहाँ आया, आर्ट्स का स्टूडेंट था, सीआर बना, और 18 साल में क्योंकि फर्स्ट ईयर में आया फिर सीआर बना। उस समय जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनने के लिए सेकेंड ईयर में होना जरूरी था, और फर्स्ट ईयर में मेरी कंपार्टमेंट आ गई। इंग्लिश में मेरी कंपार्टमेंट आ गई, और पहले ही उसके बाद सप्लीमेंट्री होती थी। अगर मैं सप्लीमेंट्री में पास करूंगा तभी मैं अगला जनरल सेक्रेटरी बन सकूंगा। तो मुझे कंपार्टमेंट पास करना इसलिए जरूरी था कि मैं अगला इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, और मैंने फटाफट इंग्लिश में कंपार्टमेंट आई, सितंबर में वो पास हो गई। 36 नंबर आए 100 में से, और मैं पास हो गया। और अगली बार मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा या 83-84, और मैंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा। जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन मैं यहाँ चुनाव जीता। मेरे साथ नरेश चौहान जी बैठे हैं, यहाँ ये सेक्रेटरी बने। यशपाल वेंटा जी थे, मैं भूल गया, जीएमओ भी रिटायर हुए, वो भी चुनाव लड़े और हम चुनाव जीत गए। सेकेंड ईयर में कोई कंपार्टमेंट नहीं, पर इकोनॉमिक्स में मैंने कॉलेज में सेकंड पोजीशन हासिल की, और फाइनल में मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा था। हर्षवर्धन चौहान जी, कई लोग यहां से न्यायाधीश बने, जस्टिस संदीप शर्मा, जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस अजय गोयल, ये सब इसी कॉलेज से पढ़कर गए। गोयल और बशीर साहब हमारे टीचर होते थे, काफी
लोग उसमें टीचर से बड़ा रिस्पेक्ट भी करते थे और खुलकर भी बोलते थे। और कॉलेज के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो मेरे मीडिया एडवाइजरी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ गए, नरेश चौहान जी, और एक हमारे कमिश्नर होते थे जोगिंदर चौहान जी, अभी रिटायर हुए, वो भी लड़ गए। पूरे शिमला का एकमात्र ये कॉलेज था, चौपाल से लोग आते थे, जुब्बल कोटखाई से लोग आते थे, ठियोग से लोग आते थे, बल्दिया से लोग आते थे, टूटू से लोग आते थे, और इतनी अधिक स्ट्रेंथ हुआ करती थी कि आपको बनना है। इसी बीच में कोटशेरा कॉलेज में एक नया कॉलेज शुरू हुआ, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी इसी कॉलेज के पास था। अब 2 कॉलेज से हमने प्रेसिडेंट बनना। मैं ये भाव क्यों व्यक्त कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। और प्रेसिडेंट बनने के लिए फिर उस समय क्या हुआ कि प्रेसिडेंट तो बनना, मैं बीमार हो गया चुनावों से 2-3 दिन पहले, मुझे बुखार हुआ। बुखार होने के बाद मैं कॉलेज में कंपेन करने नहीं आया। अभी सीटियां कम बसती है, इसमें सीटियां बहुत बसती थी, तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी आना था और कोटशेरा में भी जाना था। अब दोनों कॉलेज में लास्ट के दिन तो किया क्या जाए, उसमें रीजनलिज्म बड़ा चलता था। छोटा शिमला के एरिया से जितने भी, चाहे हमारे साथ जो लड़कियां पढ़ती थी, चाहे आर के में बीट्स पढ़ती थी, उस समय ये सब हमारे एक एरिया वाइज के बाद सपोर्ट करते थे। कुछ फागली के लोग आते थे, कोई कुछ लोग आते थे, इस तरह से इलेक्शन होता था। कुलदीप राठौर जी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट थे, कहा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा एमएससी से, और हमने बोला ठीक है लड़ेंगे। अब सबको तनाव हो गया, 3 दिन से मैं कंपेन नहीं नहीं कर पा रहा। सब साथी आके मेरे घर में बोले कि कंपेन तो करना पड़ेगा वरना चुनाव हार जाएगा। तो एक मेरे मित्र होते थे, उन्होंने राय दी। अच्छा, मुझे बुखार का टेम्परेचर 102, 101, घर वाले भी जाने नहीं देते थे इतने बुखार में, लेकिन हमने हिम्मत बांधी कि यार चुनाव तो जीतना है। और हम भी गाड़ी में यहाँ तक आए, फिर कंधे में किसी की उठाकर कंबल ओढ़कर सब लोगों को मिले, और सब लोग फिर यहाँ से उठकर कोटशेरा चले गए। सबको बड़ी सहानुभूति हुई, ये बहुत बीमार है बेचारा। और जब प्रेसिडेंट का रिजल्ट निकला और मैं चुनाव जीत गया। आप पूछना जो मेरे समय के थे, उसमें एक संदीप कौशिक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, उनकी मृत्यु होगी एक रोड एक्सीडेंट में। तो ये अजय गोयल जी, संदीप जी, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। प्रशासनिक दृष्टि से भी पूरे हिमाचल प्रदेश में इस कॉलेज से पढ़े हुए ही छात्र है। सेक्रेटरी हमारे एग्रीकल्चर है राकेश कंवर, वो यहाँ से पढ़े हैं। एचएएस में भी काफी छात्र हमारे यहाँ से पढ़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और अतीत को हमेशा याद रखना चाहिए। ये मेरा अतीत है, यही नहीं। उस समय इस कॉलेज में अभी मेरे पास तो मांगों का ढेर आ गया ना। उस समय क्या मांग होती थी, अगर किसी को चुनाव जीतना होता मांग क्या होती थी, कोएड करवाओगे कि नहीं करवाओगे? क्या होती थी? कोएड। और स्ट्राइक किसमें होती थी? कोएड के लिए। किस स्ट्राइक करती? कोएड करवा दी बात। ये सच्चाई है, मैं उस समय की परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ। कोएड करवाओगे कि नहीं करवाओगे? तो हम बोलते थे हाँ पक्का करवाएंगे। हमारी सरकार सुनती नहीं थी, लेकिन हम कहते थे हाँ पक्का कराएंगे। तो सब जो यहाँ कॉलेज के लड़के होते थे 2 जगह मिलते थे। अगर कोई कॉलेज में काफी दिन आए तो एक तो सैंडविच के चौक पर मिलते थे, या शाम को कैंडी की छुट्टी के समय मिलते थे। फिर क्या होता था, इस कॉलेज के कम से कम जब भी पीएमटी की मेरिट निकलती थी तो 15 से 20 लड़के इस कॉलेज के हुआ करते थे। इस कॉलेज के लोग स्नोडन में, आईजीएमसी तो अब स्नोडन कॉलेज कहा जाता था। अब नंबर कितने आते थे? 52%, 51%। और जब मेरिट में इस कॉलेज के लोग निकलते थे तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे लोगों को होती थी कि कोई
आर्म फोर्सेज में चला गया, कोई इसमें चला गया, पर नंबर उतने ही आते थे 55। आज मैं जब जाता हूं 98%, 97%, 96%। हम तो 60 से ऊपर किसी की मेरिट सुनते ही नहीं थे तब। ये सत्य है। और स्ट्राइक होती थी यहाँ कोविड के लिए। अब राजेश शर्मा जी बैठे हैं अभी, हैंडबॉल की टीम गई पिछले बार के हम चैंपियन। और जब शिमला कॉलेज के लोग जाते थे तो दूसरे कॉलेज में भी एक थोड़ा सा लगता शिमला से आए तो उनकी थोड़ी अक्कड़ ज्यादा होती थी, अक्कड़ ज्यादा होती थी। हाँ शिमला कॉलेज से आया कि चले गए हम ढलियारा कॉलेज में। याद होगा मेरे साथी राजेश को, मैं कैप्टन, पिछली बार के चैंपियन, बड़ी तालियां बज रही है और आप पहला ही मैच हार गए। अगले दिन घर वापिस आ गए। नॉकआउट सिस्टम होता था। मैं ये चीजें इसलिए आपके साथ व्यक्तिगत तौर से अपना भाव शेयर कर रहा हूं कि आप याद रखें कि उस समय की क्या परिस्थितियां थी। फिर ट्रैकिंग होती थी, ट्रैकिंग में हम चले गए, मेरे साथी बैठे पास ही, हमारा ट्रैक गया, मेरे को आज भी याद है। हम टापरी से पैदल चले और टापरी से हम रिकांगपियो, कल्पा, चितकुर, स्वांगला, पू पहुंच गए। और बेसिक कोर्स होता था माउंटेनियरिंग का, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। और एडवांस उसके बाद 2 लड़के हमारे साथ, एक रिजॉर्ट्स वाले और ये, वो माउंट एवरेस्ट चढ़े। तो हम तो गए नहीं, हमने बंक मारना, मतलब भागना। पिक्चर देखने का सबको शौक होता था। उसमें क्या होता था, सेंट लुइस कॉलेज के लड़कियां भी काफी भीड़ में जाते थे, तो लड़के भी क्या करते थे, सारे भीड़ में चले आते थे। और उनके लिए हमको क्या काम करना पड़ता था कि हमारी सीट्स बुक करवा देना, अपने गैलरी में करवाना, 1 रुपये 2 रुपये 75 पैसे का टिकट आता था। ये परिस्थितियां उस समय की थी। आज परिस्थितियों में बदलाव आया और जो परिस्थितियां अब आने वाली है वो भविष्य की परिस्थितियां हैं। आपको हम कुछ कहने आए हैं। वो अतीत था, अब चुनौतियां हैं। हम ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमें शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना होगा। पारंपरिक शिक्षा के साथ हमें आधुनिकता की रेस में भी आगे आना पड़ेगा। हम 5G के और 6G में प्रवेश करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ चुकी है कि अगर इस शिक्षा स्तर को नहीं बना रखेंगे तो हमारी जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी है वो पिछड़ जाएगी। हमने बजट में कुछ नई योजनाएं लाई। एक समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, इसी कॉलेज में लैंडलाइन फोन हुआ करता था, उसमें भी बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उस लैंडलाइन फोन के ऊपर बाहर भी एक बॉक्स बना था, उसमें ताला लगा होता था, कोई फोन ना कर ले। ये सत्य है। लेकिन आज आपके पास इस सभागार में बैठे सबके हाथ में मोबाइल है। ये अब छोटी बात हो जाएगी। मोबाइल 5G और 6G के जमाने में हमें उस शिक्षा स्तर से आगे आना पड़ेगा। इसीलिए हमने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नए कदम लाए हैं, नई योजना लाए हैं। हमें टीचर्स का भी, जो हमारे टीचर्स है उनका भी विदेश में जो हमारा एक्सपोजर का टूर है उसको एक्सप्लोर करना होगा। बच्चों के लिए भी सिलेबस को बदलना होगा। इस बार हम टेक्निकल एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये नए कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और उसका एकेडमिशन असर आप पर पड़ेगा। हमने बजट को परिवर्तित किया। आप लोग बजट देखते नहीं होंगे क्योंकि आप उसको सरोकार नहीं मानते। आपके जीवन से जुड़ा हुआ हर एक बजट आपके जीवन से जुड़ा हुआ होता है। हमने अपनी बेटियों को 20,000 इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया और उसमें 25,000 रुपए का उपदान देंगे। क्यों देंगे?
क्योंकि हम अपने वातावरण को बचा कर रखना चाहते हैं। एक स्कूटी सिर्फ 80,000 की आती है, उसमें 25,000 रुपया बेटी को 25,000 रुपया उपदान सब्सिडी मिलेगी। गरीब बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने 1% ब्याज पर, अगर वो IIT में चले जाता है, MBBS की पढ़ाई एम्स में करना चाहता है, NID में चला जाता है, पॉलिटेक्निकल में जाता है, BSc नर्सिंग करने जाता है, BTech करने जाता है, MTech करने जाता है, BCA करने जाता है, MCA करने जाता है, PhD करना चाहता है, उन सबको 1% ब्याज पर हमारी सरकार उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे बच्चे जिनकी माता नहीं है, जिनकी पिता नहीं है, उनके लिए भी हमारी सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया। जो बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं, वो अपने जीवन में दया दृष्टि पर निर्भर रहते हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया कि जिनका कोई नहीं है वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। सरकार ही उनकी माता है और सरकार ही उनकी पिता है। ये कहां से सीखने को मिला? मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं बालिका आश्रम गया, वहां मैंने उन बेटियों से सीखा। वो अपनी व्यथा को व्याख्यान नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं समझा और आते ही हमने कहा, उनके मन में था कि 18 साल बाद हमारी रक्षा कौन करेगा, अनाथ आश्रम बंद हो जाएंगे। हमने फैसला किया कि 18 साल के बाद भी जो बेटियां जिनकी माता नहीं है, जिनकी पिता नहीं है, बेटे खो गए हैं, उनकी पूरी शिक्षा का खर्च, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, उस शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी सरकार वहन करेगी। उनके लिए हॉस्टल का खर्चा हमारी सरकार वहन करेगी। 4,000 रुपया उन बच्चों को, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी तो उसी तरह पालते हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो वो राज्य के बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने 4,000 रुपया जेब खर्च के लिए, पॉकेट मनी के लिए हर महीने देने का प्रावधान। यही नहीं, अब हमारे परिवार में जब बच्चे होते हैं तो उनको घुमाने का भी हम, कि घुमाने ले जाना है, इनको ले जाना है, हमने वो भी प्रावधान किया कि साल में एक बार उनका जो एक्सपोजर का टूर होगा, वो बाय ईयर हमारी सरकार उन अनाथ बच्चों को घुमाएगी। ऐसे 6,000 बच्चों के लिए हमने किया। फिर उनके रहने के लिए हमने ये नहीं कहा, हमने फिक्स कर दिया कि उनके रहने के लिए 3 स्टार होटल होगा। उससे नीचे कोई भी अगर अधिकारी गलत कार्य करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एक्शन होगी। ये समाज के वो अंतिम व्यक्ति है जो अपनी किसी मांग को हमारे पास लेकर नहीं आए, कभी मांग भी नहीं की, लेकिन इस सरकार की वचनबद्धता है कि हम रूल करने के लिए नहीं आए हैं, हम रीच के लिए आए हैं, हम लोगों के पास पहुंचने के लिए आए हैं। अगर हम मुख्यमंत्री बन गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें रूल करना है, हम गवर्नेंस के लिए आए हैं। नहीं, हम आम आदमी तक पहुंच बनाने के लिए आए हैं ताकि उसके दर्द को समझे। इसीलिए इस बजट में इस प्रकार के प्रावधान किए। शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ में आपको क्रांतिकारी बदलाव आपको आने वाले समय में मिलेगा। हमने कहा हमारे कितने हॉस्पिटल है, कितने डॉक्टर बन जाते हैं, पढ़ने के बाद भी कोई अच्छा डॉक्टर नहीं होता। जब उसको अनुभव प्राप्त होता है और वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ता है, उस दृष्टि से वो ज्यादा समझदार डॉक्टर बनता है। पहली बार हिंदुस्तान के कुछ हॉस्पिटलों में रोबोटिक सर्जरी है।
हमने कहा हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी हो। क्वालिटी की तरफ हमारी सरकार का ध्यान जा रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में है, चाहे फ्रूट से संबंधित प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बजट उस दिशा में कार्य करेगा जिससे भविष्य की जो पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, हम हो ना हो, लेकिन आप याद रखेंगे कि आपकी जिंदगी में मत जो बदलाव आया है वो हमारा ये बजट भविष्य में आपके जीवन में बदलाव लाने का वाला बजट है। सरकारें काम करती है। और आपको एक और चीज बता दें, जो विधायक होते हैं उनके बारे में एक कल्पना की जाती है, पता नहीं, ये राजनीति बड़ी गंदी चीज है। A bad man is better than a bad name, है ना कहावत। बद अच्छा बदनाम बुरा, तो राजनेता जो बदनाम हो जाते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश असेंबली में 98% पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, NIT से पढ़े हुए, IIT से पढ़े हुए विधायक चुनकर आए। ये सेवा करना चाहते हैं और इस सेवा के भाव से हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और जब बदलाव करना होता है तो कड़े फैसले करने पड़ते हैं और कड़े फैसलों में आम लोगों का साथ चाहिए। अगर मैं शिक्षा संस्थान में आया हूं तो मैं अपनी यादों को ताजा करके आगे बढ़कर सोचता हूं कि मेरी आने वाली मेरे कॉलेज की छात्र छात्राएं क्या सोचती है, किस प्रकार से आप आगे आएंगे, आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य तय कर रखा है। और जब जीवन का लक्ष्य तय करते हो तो मेरी कहावत याद है कि मैंने कंपार्टमेंट क्यों पास की थी, क्योंकि मैं अगला जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ना चाहता था। हार्ड वर्क ही आपका सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए और धैर्य डेडिकेशन से चलिए। मैं कोई एक चुनाव नहीं लड़ा। अगर कोई सोचे कि मैं MLA बन गया तो मैं एक चुनाव से लड़ा। 17 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़ा, 18 साल में फिर चुनाव लड़ा, 19 साल में फिर चुनाव लड़ा, 20 साल में फिर चुनाव लड़ा। इसी कॉलेज में 4 चुनाव मैंने लड़े, चारों चुनाव मैंने जीते। यशपाल ढोलटा जी बैठे हैं, इन्होंने भी चारों चुनाव इस क्षेत्र में जीते। इसी कॉलेज में चारों चुनाव आपने भी जीते। हम लोग, मैं शिमला कारपोरेशन में चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ लड़कर सीख कर अनुभव प्राप्त कर रहे, लेकिन लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटा। और आज मैं इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मुझे रूल नहीं करना है, मुझे आप लोगों के पास पहुंचना है। मेरी योजनाएं आप लोगों तक पहुंचे। अब रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे मीटिंग करते हैं, सबसे बैठ कर देखते हैं कि हमें कौन सी चुनौती आने वाले भविष्य में का सामना करना पड़ेगा और किस प्रकार के युवाओं का हमें कैडर तैयार करना पड़ेगा। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और भविष्य की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे युवा पीढ़ी को मिले, इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने अपने युवा पीढ़ी के लिए एक ओवरसीज डिपार्टमेंट बनाया कि जो हमारे बच्चे पढ़कर जाते हैं, चाहे उन्होंने BSc नर्सिंग कर ली है या और एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका ट्रैक कैसे रखा जाए, उस प्रकार से हम बदलाव ला रहे हैं कि किसी ने बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या उनको सपोर्ट मिल सकता है, वो हम बदलाव को इस विधानसभा क्षेत्र में, इस विधानसभा के सत्र में ला रहे हैं। जो बच्चा बाहर जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, उसके पास अगर कोई टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट होगा, उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे कि कौन सी MBC से कहां क्या रिक्वायरमेंट आई है। BSc नर्सिंग वाले जो बेटियां हैं उनको कहां जाना है, किस कंट्री में जाना है, उसकी जॉब का भी प्रबंध करेंगे और उसके वहां उस देश में भी कार्य कर रही होगी, उसकी भी पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी सरकार आने वाले समय में लेने जा रही है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल क्या कंसेप्ट है, क्यों गांव का बच्चा कमजोर हो रहता है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल वो कंसेप्ट है
जहां बच्चा स्कूल में आने पर, गांव का बच्चा स्कूल में आने पर यह महसूस करेगा कि मैं जिस विद्या के मंदिर में पढ़ने जा रहा हूं, उस विद्या के मंदिर में मुझे क्या मिलता है, खुश होकर आए। ये नया कंसेप्ट है और इसमें प्री नर्सरी से लेकर 12th तक का एक बोर्डिंग स्कूल बनेगा। तकरीबन 15 बीघे में तो सिर्फ ग्राउंड और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होगी, ये सब गांव में होगी। गांव से बच्चा पढ़कर जब किसी कॉलेज में आएगा तो उसका आत्मविश्वास इतना अधिक होगा कि वो महसूस करेगा कि मैं इस गांव के स्कूल से पढ़ के आ रहा हूं और आपको एक नई दिशा में ले जाएगा। तो अभी इस डे बॉडी स्कूल का कंसेप्ट तैयार हुआ है, अब अमली जामा पहनाने का समय आ गया। इसके लिए सेपरेट कैडर हम बनाने जा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, आधे टीचरों को तो यही डर लगा रहता है कि मेरी पोस्टिंग यहां नहीं हुई तो वहां चलेगी तो मैं करूंगा क्या। इसी डर के सहारे वो सचिवालय के कई चक्कर काटते रहते कि कहीं कुछ हो जाए, और किसी का उठा के फेंक दिए तो और